हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन ग्रेविटी गुरु। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 11 और आज हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सबसे पहले माइंड में यही आएगा कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। तो चलिए गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे। बुक इस लैंग्वेज में भी समझेंगे, बुक इस लैंग्वेज में भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलो। तो भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था डेल्टा एच। डेल्टा एच में क्या क्या पढ़ लिया है? चलिए पुराने दुनिया में ले चलते हैं आपको। डेल्टा एच, डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच भी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता था। इसके बारे में बताता था, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता था कि भाई प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती थी, है ना। डेल्टा एच जो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता रहा था वो एनर्जी के टर्म में समझा रहा था। एनर्जी रिलीज्ड होती थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज्ड हो जाती थी हम बोलते थे कि वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो रही हैं। ठीक है, खुद से हो रही हैं। फिर डेल्टा एस आया। फिर डेल्टा एस ने क्या बोला? डेल्टा एस ने बोला कि भाई एंट्रोपी जहाँ जहाँ इंक्रीज होगी, जहाँ जहाँ पे क्या, ये तो एंथैल्पी की बात कर रहा था, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? एंट्रोपी की। फिर हमने ये भी समझा कि एंट्रोपी कहीं ना कहीं इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है। जहाँ जहाँ एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही थी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही थी। ठीक है, तो एक टर्म था किसका? एनर्जी का। मतलब ये वाला जो टर्म है ये किसका है? सर ये वाला टर्म है हमारा एनर्जी का। ठीक है सर, ये वाला टर्म है हमारा किसका? एंट्रोपी का। ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रोसेस है बेटा जहां आप एनर्जी से भी नहीं समझा सकते या जहां आप एंट्रोपी से भी नहीं समझा सकते। कुछ ऐसी प्रोसेस है जहां हमको कलेक्टिवली स्टडी करना पड़ेगा। तो फिर हम एक नया थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, एक नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो है क्या? डेल्टा जी। वो है क्या? डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी है कि बेटा क्या? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप एंथैल्पी की स्टडी नहीं कर सकते, आप एंट्रोपी की स्टडी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप सेम, आप गिब्स फ्री एनर्जी की स्टडी नहीं कर सकते, आपको उसमें डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? हम डिफरेंस की स्टडी करते थे। ठीक है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी नहीं निकाल सकते, हम क्वांटम लेवल पर नहीं जा सकते, बहुत सारी एनर्जीज की टर्म वहां पर ऐड हो जाती है। मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज को हम ऐड करते हैं। हम उतने माइन्यूट लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम डिफरेंस की स्टडी करते हैं। ओके, तो हमने एक नया थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? ऐसी कौन सी चीज है? देखो, वैसे बुकिस लैंग्वेज में जो लिखा होता है, जो अच्छे कोचिंग्स के मॉड्यूल में, जो अच्छी बुक्स में लिखा होता है, वो मैं पूरा लेकर आया हूँ। पूरा पूरा टोटल बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करो, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये है हमारी टोटल एनर्जी। ये है हमारी क्या? टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी का बेटा थोड़ा सा भाग, इस टोटल एनर्जी का क्या? इतना सा भाग, है ना। टोटल एनर्जी का थोड़ा सा भाग जो किस में काम आ रहा है? जो यूजफुल वर्क में काम आ रहा है। जो किस में काम आ रहा है? यूजफुल वर्क। जो किस में काम आ रहा है? यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क में काम आ रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको नॉन मैकेनिकल वर्क भी कह सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वर्क कह सकते हैं आप इसको। नॉन एक्सपेंशन वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन वर्क हमने पढ़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ा है। तो टोटल एनर्जी का भाई साहब यहाँ हमने क्या है? ये है हमारा पूरा टोटल एनर्जी। ये है अपनी क्या? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का एक पार्ट, टोटल एनर्जी का एक थोड़ा सा पार्ट जो किस में काम आ रहा है? जो यूजफुल वर्क में काम आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन मैकेनिकल वर्क में काम आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नॉन एक्सपेंशन वर्क में काम आ रहा है। समझ में आ रही बात? टोटल एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट। इतनी चीजें समझ में आ रही है? सर गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताएगी? गिब्स फ्री एनर्जी भी बेटा हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में ही बताएंगी। किसके बारे में समझाएगी हमें? स्पॉन्टेनिटी। किसके बारे में बताएगी बेटा? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मीन्स
कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। बात समझ में आ रही? धीरे धीरे देखो, यहाँ पर अभी हम जो समझ रहे हैं ना, हम ऐसे समझ लेते हैं, फिर हम बुकिश लैंग्वेज में जो लिखा होता है वो आपको मैं दिखा दूंगा, राइट? ठीक है। तो टोटल एनर्जी का एक यूजफुल वर्क, टोटल एनर्जी का एक छोटा सा भाग जो किस में काम आ रहा है, यूजफुल वर्क में। और जो ये यूजफुल वर्क है, ये जो बेटा यूजफुल वर्क है, यही कहीं ना कहीं क्या है, अपना डेल्टा जी है। यही है हमारा क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये जो यूजफुल वर्क है ये इक्वल आएगा किसके, हम एक डेरिवेशन भी करेंगे, हम एक डेरिवेशन भी करेंगे, तो डेरिवेशन से मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यूजफुल वर्क किसके इक्वल आ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज के इक्वल आ रहा है। मतलब जो यूजफुल वर्क है वही है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, ऐसा समझ लो। जो यूजफुल वर्क है वही है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर नॉन मैकेनिकल वर्क, नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या चीज है। देखो दोनों चीजें तो एक ही हैं, नॉन मैकेनिकल, नॉन एक्सपेंशन। हमने एक्सपेंशन वर्क को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? कौन सा वर्क, कौन सा वर्क पढ़ चुके हैं हम लोग, एक्सपेंशन वर्क, है ना? एक्सपेंशन वर्क। सर ये क्या है, ये एक्सपेंशन वर्क और कोई नई चीज नहीं है, ये पी डेल्टा वी जो हमने पढ़ा था, ये जो वर्क का फॉर्मूला था पी डेल्टा वी, जहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आता था, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता था, वो वाला जो वर्क है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, अब एक्सपेंशन वर्क में क्या हो रहा है कि एक्सपेंशन वर्क कहीं पर भी अगर आ गया तो आप समझ लेना कि जिसमें वॉल्यूम का चेंज होता है उस वर्क को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। जहाँ पे प्रेशर का टर्म हो, जहाँ पे वॉल्यूम का टर्म हो, ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्क को हम एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। तो सर व्हाट इज नॉन एक्सपेंशन वर्क, नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या है समझ लो। नॉन एक्सपेंशन वर्क, नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या है, देखो नॉन एक्सपेंशन वर्क है बेटा एक प्रकार मैकेनिकल वर्क, है ना? नॉन मैकेनिकल वर्क मतलब, जैसे अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे मान लो वाटर का डिसोसिएशन है। ठीक है, वाटर का डिसोसिएशन है, वाटर डिसोसिएट हो गया किसमें, H2 प्लस O2 में। वाटर डिसोसिएट हो गया किसमें, H2 प्लस OT में, O2 में। ठीक है, H2 प्लस O2 में वाटर का डिसोसिएशन है। अब वाटर के डिसोसिएशन में दो एनर्जी काम कर रही है। ठीक है, एक तो क्या है कि जब आपने किसी कंटेनर में वाटर का डिसोसिएशन किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। भाई वाटर का डिसोसिएशन जब भी करोगे अब कैसे करेंगे सर, अरे भाई एनोड और कैथोड लगा के कर दोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ ले चले हम तुमको। तो एनोड कैथोड आपने लगाया, वाटर का डिसोसिएशन कर दिया, वाटर का डिसोसिएशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वाटर का डिसोसिएशन करने पर यहाँ पे क्या हुआ है, डिसोसिएशन करने पर, वाटर का डिसोसिएशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज होना, वॉल्यूम डिक्रीज होना, ये सब कौन सा वर्क है, ये हो गया एक्सपेंशन वर्क। मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना, मतलब यहाँ कौन सा वर्क काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है एक्सपेंशन वर्क। तो सर नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या होगा, भाई वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना, वाटर मॉलिक्यूल को जो डिसोसिएट करने में जो डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो एक प्रकार का क्या है, वो एक नॉन एक्सपेंशन वर्क है। बात समझ में आ रही? वो एक प्रकार का क्या है, नॉन एक्सपेंशन वर्क है। नॉन मैकेनिकल वर्क जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल वर्क है। समझ में आ रही बात? मतलब जहां पे आप वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह, टेम्परेचर वगैरह की स्टडी नहीं करते, है ना, वहां पे नॉन एक्सपेंशन वर्क काम करता है, वहां पे एक्सपेंशन वर्क काम नहीं करता। सबसे अच्छा एग्जांपल है ये वाटर का डिसोसिएशन। भाई साहब वाटर का डिसोसिएशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब वो एक कैसा वर्क है, वो एक एक्सपेंशन वर्क है। वॉल्यूम, वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी यूज हुई है, डिसोसिएशन एनर्जी, वो है, वो किस में आएगी बेटा, वो आएगी नॉन एक्सपेंशन वर्क में। वर्क किए क्या नहीं भाई साहब, वर्क तो कुछ ना कुछ किया है ना तुमने, या वाटर मॉलिक्यूल ऐसे खुद ही डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ी होगी कि नहीं कुछ। ओके, ठीक है सर। तो सर आपने हमको बता दिया कि भाई टोटल एनर्जी का जो थोड़ा सा भाग है यूजफुल वर्क है वो इक्वल जाएगा किसके, गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के। इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी सर, इतनी बातें हमारे पास क्लियर हो चुकी। गिब्स फ्री एनर्जी किसके बारे में बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी एक नया थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, एक एक क्या है, एक प्रकार की है, एक प्रकार की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है सर। ये क्या है, थर्मो डायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्या है, प्रॉपर्टी है।
या फिर क्वांटिटी है, ऐसा भी कह सकते हैं। एक नए प्रकार की क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, इसमें देखो इस डेल्टा जी में, इस डेल्टा जी में या फिर इस गिब्स फ्री एनर्जी में ये दोनों है, ये दोनों मतलब अपने पास एंट्रोपी वाला टर्म भी इसमें दिखाई देगा, इसमें हमको एंथैल्पी वाला टर्म भी दिखाई, हमें क्या दिखाई देगा, हमें यहाँ पर एंथैल्पी वाला टर्म भी दिखाई देगा, हमें यहाँ पर एंट्रोपी वाला टर्म भी दिखाई देगा। मतलब ये कि हमने एक ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डेवलप कर चुके हैं जिसमें हम एनर्जी और एंट्रोपी, एनर्जी मीन्स एंथैल्पी और एंट्रोपी मतलब एस, दोनों को एक साथ लेके चल लेंगे। मतलब एक ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हमने लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो ये पूरा ओवरव्यू है, ठीक है ना, ये मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब बुक्स में जो लिखा होता है, जो नोट्स बनाने का जो प्रॉपर वे है वो भी मेरे पास है। ठीक है, मैं ऑलरेडी उसको टाइपिस्ट से उसको टाइप करवा के ला लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ों में किसी को कन्फ्यूजन? नो सर, इतनी चीज़ों में आई थिंक किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, ओके। अब सर बात ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये टोटल एनर्जी का थोड़ा सा जो भाग है, तो ये टोटल एनर्जी का जो थोड़ा सा भाग है बेटा, है ना, जो छोटू सा एक पार्ट है, इसको हम एक सिस्टम कंसिडर करके चलेंगे। हम इसको क्या करके चलेंगे, एक सिस्टम कंसिडर करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे इसको हम एक सिस्टम मान लेंगे। तो हम क्या मान लेंगे भाई साहब, एक सिस्टम मान लेंगे। ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी का थोड़ा सा भाग है, इसको हम एक सिस्टम के जैसे कंसिडर करके चलेंगे। फिर हम ये बोलेंगे कि इस सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है, इस सिस्टम की खुद की कितनी कैपेसिटी है कि वो एक यूजफुल वर्क कर सके। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि ये है हमारी टोटल एनर्जी, ये है अपनी क्या, टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी का जो थोड़ा सा भाग हमने लिया है, इस टोटल एनर्जी का जो थोड़ा सा भाग हमने लिया है, इस थोड़े से भाग को हम एक सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं। इस थोड़े से भाग को हम एक सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है, इस सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है कि ये क्या करे, ये यूजफुल वर्क में काम आए। ये किसमें काम आए, एक यूजफुल वर्क को काम करने के काम आए। वाह वाह, काम करने के काम आए, है ना। एक सिस्टम, टोटल एनर्जी का एक थोड़ा सा भाग जिसको हमने सिस्टम कंसिडर किया है, वो कितना यूजफुल वर्क कर सकता है। समझ में आई बात? और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, चीज नहीं, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहे हैं। बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर चल रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चले बेटा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब जो मैंने जितनी भी बातें आपको बोली, उनको मैंने एक बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्यारे बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख के लाया है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, ये देखिए गिब्स एनर्जी लिखा हुआ है। अब देखो, रीड करते जाते समझते जाते, जितनी बातें मैंने आपको बताई यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, ये वाली बात भूल गए थे सर आप। बिल्कुल बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइंड है। ओके, टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, मैंने बताया ना, अभी तो बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी भी हमें किसके बारे में बता रही है, हमें कहीं ना कहीं ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में ही समझा रही है कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। मतलब जो खुद से होगी उसको स्पॉन्टेनियस, जो खुद से नहीं होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके सर, गिब्स एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, अभी तो बोला था मैंने, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, विच इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। देखो देखो देखो, आ गया ना, बताया मैंने आपको कि सिस्टम की जो हमने टोटल एनर्जी का जो थोड़ा सा भाग लिया था, हम उसको क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, हम उसको एक सिस्टम कंसीडर करके चल रहे हैं, विच इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। वाह, देखो वही लाइनें आ रही हैं जो मैंने आपको समझाई थी, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क और गिव्स एनर्जी, उसी यूजफुल वर्क को हम क्या कहते हैं,
हम उसको गिब्स एनर्जी कहते हैं। ओके सर, इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना? इज दैट गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। चीजें क्लियर हो गई? एक एक लाइन समझ में आ गई, है ना? एक एक लाइन समझ में आ गई। यहां से समझो, गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो हमने टोटल एनर्जी का एक पार्ट लिया था, जिसको हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे थे, वो सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर रहा है, वो सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर रहा है, उस यूजफुल वर्क को ही हम क्या कहते हैं? गिब्स एनर्जी कहते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार अच्छे से रीड करो, खुद से रीड करो। ठीक है सर, चले? ओके सर, आगे चलते। द टर्म गिब्स एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, है ना? भाई हम सिस्टम के टर्म्स में अब पूरी स्टडी नहीं कर सकते ना, हम एक छोटा सा पार्ट लेके चल रहे हैं, उस छोटे से पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, और उस छोटे से पार्ट को जिसकी हम स्टडी करते हैं पहली क्लास थर्मोडायनेमिक्स की, तब से मैं आपको समझाते आ रहा हूं कि जो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम एक सिस्टम कंसीडर करके चलते हैं। तो वही बात यहां लिखी गई है कि द टर्म गिब्स एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। ओके, अब देखो, हम एक ऐसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क प्लस रैंडमनेस। मैंने अभी आपको समझाया, मैंने अभी तो बोला आपसे कि हमारे पास एक ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आ चुका है जिसमें दोनों चीजें हैं, यूजफुल वर्क, है ना, या फिर एक मिनट के लिए ऐसा समझो कि जो एनर्जी है ना, इसके अकॉर्डिंग समझो कि जो एनर्जी है वो दो भागों में है। एक एनर्जी है जो यूजफुल वर्क कर रही है, और एक एनर्जी का एक ऐसा पार्ट है जो रैंडमनेस को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। इंक्रीज ही करने का काम कर रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने का कोशिश कर रही है। ठीक है ना? मतलब एनर्जी के खुद के दो रूप हैं। मतलब जो एनर्जी है हमारे पास, जो हमारे पास एनर्जी है, उस एनर्जी में कुछ एनर्जी है जो यूजफुल वर्क काम कर रही है, यूजफुल वर्क करने का काम कर रही है, और उसी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो रेंडमनेस एनर्जी का काम कर रहा है। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो टोटल एनर्जी बन रहा है। वही तो एनर्जी बन रहा है। मतलब एनर्जी का थोड़ा सा भाग यूजफुल वर्क करने में काम आ रहा है, थोड़ा सा भाग हमारा क्या है, रेंडमनेस एनर्जी के काम आ रहा है। ठीक है, यूजफुल वर्क वही गिब्स फ्री एनर्जी है, रेंडमनेस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एस। और हम ये काम किस पे चल रहे हैं बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इसलिए यहाँ टी आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या किया भाई? यहाँ से हमने क्या किया? साइड चेंज किया। तो यहाँ पर जी इज इक्वल टू क्या आ गया? जी इज इक्वल टू आ चुका है एच माइनस टी एस। जी इज इक्वल टू क्या आ चुका है? एच माइनस टी एस। मतलब कहीं ना कहीं ये गिब्स फ्री एनर्जी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एराइज हो चुका है। समझ में आ रही बात? एनर्जी यूजफुल वर्क प्लस रैंडमनेस एनर्जी। ओके, यूजफुल वर्क को ही हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, रैंडमनेस एनर्जी को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो एंट्रोपी है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है, इसलिए सामने कांस्टेंट टेम्परेचर का टी लगा दिया गया, क्योंकि एंट्रोपी की चर्चा हम पूरा का पूरा टेम्परेचर पे बेस्ड है, एंट्रोपी, राइट? तो द फंक्शन दैट टेक बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। देखो कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दोनों चीजें हैं, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जिसमें सिस्टम की एंथैल्पी भी है, जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी है, इनटू अकाउंट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। इन दोनों को जो काउंट कर रहे हैं, जो एंथैल्पी और जो एंट्रोपी सिस्टम के पास दोनों चीजें हैं, ये जो अकाउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कह रहे हैं। सो द फंक्शन दैट टेक both enthalpy and entropy of system into account is called Gibbs energy। एक ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिसमें एनर्जी का भी टर्म है, जिसमें एंट्रोपी का भी टर्म है। एनर्जी मतलब एंथैल्पी का भी टर्म है और एंट्रोपी का भी टर्म है। गिब्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मैटर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मैटर के साइज पर, मैटर के मास पर डिपेंड करेगी। हो सकता है कि अगर आपने मैटर का साइज ज़्यादा बड़ा ले लिया है, आपने मास ज़्यादा ले लिया, तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा हो, कम लोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी। ओके सर, स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है ना। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि एच एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेट्स वाई जी भी एक क्या होगा?
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये सब कैसे फंक्शन है, ये सब स्टेट फंक्शन है। तो भाई गिब्स फ्री एनर्जी भी कैसा होगा, स्टेट फंक्शन से एक चीज तो क्लियर हो गई सर कि इसमें चेंज आ जाएगा, चेंज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, चेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कांट बी मेजर्ड। ठीक है, जैसे हम h की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, जैसे हम s की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, जस्ट लाइक सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कांट बी मेजर्ड। ओके, बट चेंज कैन बी मेजर्ड, पर हम चेंज को निकाल सकते हैं। चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी एफ माइनस जी आई। जी एफ माइनस जी आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। इक्वेशन 1 को देखो, अब भाई हम चेंज को निकाल सकते हैं ना, हम इसका भी चेंज निकाल सकते हैं, हम इसका भी चेंज ही निकाल सकते हैं। टेम्परेचर कैसा है दादा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाला जो फॉर्मूला ये अपने काम का है, ये अपने क्या है, काम का है। बाकी चीजें यहाँ लिखी हुई है देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। हो तो बहुत टाइम से आपको पता है कि अब इतने सारे लेक्चर्स आप थर्मोडायनेमिक्स के देख चुके हैं, तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो हम आ गए हैं सर कि डेल्टा कहाँ लगा होता है जहाँ पर चेंज निकालना पड़ता है। क्यों किसको स्टेट फंक्शन बोल रहे हैं, क्यों किसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ये भी मेरे प्यारे बच्चों को पता है। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बातें हमको पता थी। ठीक है, इतनी बातें सर हमको पता थी। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इस फॉर्म में इसको लिख कर आया, तो मैं एक अच्छी नोट्स का प्रिपरेशन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अब आगे अपने पास में क्या है बेटा, एक छोटा सा डेरिवेशन है। एक छोटा सा क्या है, ये एक डेरिवेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क को हम क्या कहते हैं, हम उसको यूजफुल वर्क कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं बेटा, हम उसको यूजफुल वर्क कहते हैं। ठीक है सर, तो सर डेरिवेशन स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा, है ना। चलो, FLOT से, FLOT मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे ये कहता था, ये कहता था, से ये भी तो कह रहा था। ओ माय गॉड सर, दो फॉर्मूले। ठीक है भाई साहब, यहाँ देखो, W निगेटिव, W के सामने क्या लगा है, निगेटिव। मतलब वर्क के सामने निगेटिव कब लगा जाता है, जब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। सर सिस्टम जब खुद वर्क करेगा, जब सिस्टम खुद करेगा वर्क, तब वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा। सिस्टम पर वर्क किया जाएगा सर, तो वो क्या, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। ओके, ऑन द सिस्टम वाला जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम वाला वर्क जो है वो निगेटिव होता है। ओके सर, ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि वर्क भी दो प्रकार के हैं। वर्क भी कितने प्रकार के हैं बेटा, वर्क भी दो प्रकार के हैं। वो कौन से दो प्रकार के भाई साहब, देखो वर्क, एक वर्क है एक्सपेंशन वाला और एक वर्क है नॉन एक्सपेंशन वाला। वर्क इज इक्वल टू वर्क एक्सपेंशन वाला, ठीक है। एक वर्क है क्या, नॉन एक्सपेंशन। सर यही वाला वर्क जो है नॉन एक्सपेंशन वर्क, यही यूजफुल वर्क है क्या, हाँ जी भैया, वही तो निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको, वही निकाल के दिखाऊंगा। देखो ये तो सबको पता है, ये क्या है, पी डेल वी। ये क्या है बेटा, पी डेल वी, ठीक है, प्लस डब्लू नॉन एक्सपेंशन, है ना। अब बार बार ना लिखते हुए मैं NE लिख रहा हूं, तो समझ जाना। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से W की जो वैल्यू है उसको मैं कहाँ रख दूँ, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना, हाँ जी सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ओके ठीक है, यहां से मैं क्या करूं, यहां से सर आप ये, यहां से बेटा मैं Q इज इक्वल टू, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं सर, आप यहां से Q इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, साइड्स इधर उधर करके आप, बिल्कुल है ना, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी। क्या आएगा बेटा, डेल्टा E प्लस P डेल V प्लस W नॉन एक्सपेंशन, W मतलब वर्क, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा E प्लस P डेल V देन वर्क, वो भी कौन सा वाला,
नॉन एक्सपेंशन वाला। ठीक है, अब मेरे बच्चे को पता है, मेरे बच्चे को क्या पता है कि मेरे बच्चों को ये पता है कि सर जो एंट्रोपी में चेंज हमने पढ़े थे उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला था वो क्या था, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ ना भाई, बिल्कुल था सर, इतनी बात मुझे भी पता है सर। अगला बताइए, तो डब्ल्यू तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? नो सर, यहाँ टी था, क्या कर रहे हो आप, यहाँ क्या था, टी था, क्यू अपॉन टी था, क्या था यहाँ पर, क्यू अपॉन टी था। ठीक है, तो सर यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एस इंटू टी, क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इंटू टी। इस क्यू की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो, या टी डेल्टा एस रख देता हूँ, ज्यादा अच्छा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, आगे पीछे करके लिख रहा हूँ। ठीक है सर, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ई, इज इक्वल टू क्या, डेल्टा ई प्लस पी डेल वी प्लस डब्ल्यू वर्क नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों को ये भी पता है कि डेल्टा ई प्लस पी डेल वी किसके इज इक्वल टू में आता है, सर ये तो डेल्टा एच है, सर ये तो क्या है, ये तो एंथैल्पी का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है सर। ओके, एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है सर, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। ओके सर, ओके सर, यहाँ तो आप लिखना ही भूल गए सर, ये लीजिए। ठीक है, डब्लू नॉन, ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, यहाँ से फिर से मैं साइड्स चेंज करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर से साइड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, वर्क नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान से समझो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टी डेल एस माइनस डेल एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर ये किसके इक्वल जाएगा बेटा, यही तो है, यही तो है क्या, यही इतना जो पार्ट है, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या बनेगा, गिब्स फ्री एनर्जी, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा सर गिब्स फ्री एनर्जी। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि, और करके मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि ये जो वर्क है नॉन एक्सपेंशन वाला, ये जो वर्क है क्या, नॉन एक्सपेंशन वाला जो वर्क है, इसको मैं यूजफुल वर्क, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं यूजफुल वर्क, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि यूजफुल, मैं लिख देता हूँ नॉन एक्सपेंशन वर्क को ही मैंने क्या लिख दिया, यूजफुल, मतलब ये हो गया क्या, यूजफुल वर्क। तो सर ये यूजफुल वर्क जो है ये माइनस डेल्टा जी के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सर ये बात हमें किस चीज को समझाने की कोशिश, ये समझा रहा है हमें कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम टू द नॉन एक्सपेंशन वर्क और यूजफुल वर्क, मतलब ये कि जितना ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आएगा, जितना ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आएगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, यूजफुल वर्क होगा। सोचो सोचो सोचो, बहुत अच्छे से सोचो इसको, कि जितना ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा उतना ज्यादा सिस्टम यूजफुल वर्क करेगा, और जितना ज्यादा कोई सिस्टम यूजफुल वर्क करेगा मतलब वो सीधे सीधे स्पॉन्टेनिटी की तरफ भाग रहा है। किसकी तरफ भाग रहा है, वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ भाग रहा है, स्पॉन्टेनिटी की तरफ भाग रहा है। मतलब सर इससे हम ये चीज कंक्लूजन वे में बोल सकते हैं क्या, कि जहां डेल्टा जी निगेटिव होता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, जितना ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा उतना ज्यादा सिस्टम एक यूजफुल वर्क करेगा। यूजफुल वर्क करने का मतलब है कि भाई वो किसकी तरफ भाग रहा है, वो जा रहा है किसकी तरफ, वो जा रहा है स्पॉन्टेनिटी की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये डेरिवेशन समझाया था। वैसे हमारे डेरिवेशन कोई काम का भी नहीं है, लेकिन हमें उसका फील लेना है। फील लेना है मतलब, फील क्या होता है, फील लेने का मतलब है बेटा कि अगर हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से जानना है कि कहाँ से कोई चीज़ जनरेट कैसे हुई है, तो मैं जनरेशन को समझाने के लिए ये बातें आपको बताया। ओके सर, ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, इसको सुंदर बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये ओके, कि जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है वही तो क्या है, यूजफुल वर्क है। ठीक है, ओके सर, इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब इतनी चीज़ें समझ में आने के बाद में मैं एक बार आपको कहाँ लेके चलूँ, मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ इस फार्मूले के ऊपर। यहाँ डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखा है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और मैंने जो अभी डेरिवेशन किया उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उल्टा है ना भाई। टी डेल्टा एस माइनस, मतलब मैथमेटिकली सोचो ना, तुम ये मत सोचने बैठ जाना माइनस कहाँ से लिख दिया सर ने, ओ माय गॉड तुम क्यों हिल रहे हो,
तुम मत हिलो, ठीक है। अभी मैंने तुमको जो स्टार्टिंग जब किया था, जब मैंने तुम्हें गिब्स क्या बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, यही तो मैंने तुम्हें बताया था। अब ये पॉजिटिव टर्म है, ये निगेटिव हो चुका है, इसलिए मैंने सामने माइनस कॉमन निकाल लिया, मतलब एज अ मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ मैं तुमको, है ना, कि माइनस सामने निकाल लिया आपने, कॉमन निकाल लिया माइनस, तो टी डेल्टा एस वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो चुका है और डेल्टा एच वाला जो है वो निगेटिव हो चुका है। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। तो डेरिवेशन को कहीं ना कहीं डिराइव करने का ये भी एक मकसद था कि मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा यूजफुल वर्क होगा, और जितना ज़्यादा यूजफुल वर्क होगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की तरफ भागेगी, ठीक है। ओके सर, ठीक है। एक और रिलेशनशिप है, क्या बात है सर, रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप बता रहे हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन इन बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम, एंड डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल, टोटल मतलब क्या, टोटल मतलब सर सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल में क्या आएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ओके, और गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो एक डेरिवेशन है इसका भी, है ना, वो डेरिवेशन को मैं डिराइव तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इनको जब आप का बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है, वो हमारे किसी काम का भी नहीं है, लेकिन उससे जो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो हमारे काम का है सर, वो हमारे क्या है, वो हमारा ये है। ओके सर, लेकिन बेटा ये जो है, ये जो एंट्रोपी में जो चेंज दिखाई दे रहा है ये है टोटल, कौन सा चेंज है ये, टोटल चेंज है ये, ठीक है। ओके सर, पर ये डेल्टा जी फिर क्या है सर, डेल्टा जी ये सिस्टम का है, ये किसका है, ये सिस्टम का है, बस ये याद रखना था, बस ये याद रखना था। जब हम रिलेशन निकालेंगे डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल में, पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे 2-3 पेज का, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम का, हमको सिलेक्शन लेना है बेटा, हमको पीएचडी नहीं करना है, तो क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। सर ये बात हमको बता क्यों रहे हो आप, ये हमें क्यों बता रहे हो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ उसको मैं बताता हूँ, उसको मैं बताता हूँ कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई है, ठीक है। अब यहां से 3 चीजें समझ में आती है, ये क्यों निकाले थे, किस लिए निकाले थे भाई साहब, ये रिलेशनशिप कुछ तो काम आया होगा, तो काम क्या आया था उस पर चर्चा करते हैं। 3 कंडीशन अराइज हो सकती हैं, पहली है डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, दूसरी है बेटा डेल्टा एस इज इक्वल टू निगेटिव, एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ओके सर, अब बताओ आगे, अब आगे बताओ, आगे कहाँ काम आने वाला है, तो देखते जाओ कहाँ काम आने वाला है ये। अब सोचो, सोचो कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव मैथमेटिकली सोचना है, ठीक है, कोई पॉजिटिव डिजिट यहाँ रख दो, सामने माइनस लगा है, मतलब ओवरऑल तो माइनस ही आएगा, मतलब इस केस में डेल्टा जी जो है वो क्या आएगा बेटा, वो निगेटिव होगा, ठीक है सर। डेल्टा जी सर मैंने यहाँ निगेटिव रख दी, तो भाई यहाँ निगेटिव क्वांटिटी रखोगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस केस में कितनी भी बड़ी क्वांटिटी रख दो, कितना भी बड़ा नंबर रख दो, पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इस केस में जो डेल्टा जी होगा वो कैसा होने वाला है, वो होगा पॉजिटिव सर। ओके सर, डेल्टा एस की वैल्यू 0 रख दोगे तो भाई साहब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा 0, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, सर डेल्टा जी जब निगेटिव होगा, अच्छा सर अभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आपने ये जो रिलेशनशिप हमें बताया है ये क्यों बताया है, ये रिलेशनशिप डिराइव क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था, ये स्पॉन्टेनिटी को और अच्छे से समझाने के लिए किया गया था, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी में जितना जितनी डिक्रीज होगी उतना वर्क यूजफुल वर्क होगा, और जितना यूजफुल वर्क होगा सिस्टम खुद को स्पॉन्टेनिटी की तरफ ले चल पड़ेगा। ओके, तो डेल्टा जी निगेटिव का क्या मतलब है कि प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव का क्या मतलब है कि भाई साहब ये होगी क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके, ओके सर। डेल्टा जी 0 का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम, ये कुछ वैसा सा है क्या, वैसा सा मतलब ये कुछ डेल्टा एस के जैसा है क्या, याद करो डेल्टा एस जब पॉजिटिव था तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी,
ना, नॉन स्पॉन्टेनियस थी। डेल्टा एस जब निगेटिव था, सर पूरा घुमा रहे हो आप तो। याद करो याद करो याद करो कि डेल्टा एस के लिए क्या क्या कंडीशन थी। डेल्टा एस पॉजिटिव मांगता है कि निगेटिव मांगता है? डेल्टा एस तो बेटा पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तब प्रोसेस किसकी तरफ चलेगी? स्पॉन्टेनिटी की तरफ चलेगी। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि एंट्रोपी बढ़ रही है। यूनिवर्स चाहता है अपनी एंट्रोपी बढ़े, राइट? ओके, है ना? हाँ, याद करो याद करो, घुमाओ मत दिमाग को बेटा, याद करो, विजुअलाइजेशन करो आंखें बंद करके, ठीक है? हाँ, ओके सर। सर आंखें बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे? नहीं नहीं बेटा, याद करने के लिए आंखें बंद कीजिए, ठीक है? हाँ, ओके, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, इसी पे बेस्ड एक टेबल है हमारे पास। इसी पर बेस्ड हमारे पास में क्या है? टेबल। अब टेबल में देखो, एक साइड लिखा गया है डेल्टा एच, डेल्टा एस, आर मतलब रिएक्शन, ओके। डेल्टा जी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा और कुछ एग्जांपल्स। चलो देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से अपना ध्यान लाओ यहाँ पर, ठीक है बेटा? देखो सर, हाँ, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, लेकिन डेल्टा जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। देखो, सोचो, मैथमेटिकली सोचना है ना। मैथमेटिकली मतलब ऐसी कोई, ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई संख्या रख रख कर आप देखते जाना, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलो देखो, अगर आपने डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव रख दी है, ओके सर, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, भाई यहाँ कोई भी पॉजिटिव डिजिट रखोगे सामने निगेटिव है, तो आने वाला तो निगेटिव है। ये भी आपने क्या रखा है? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव एडिशन जरूर होगा, लेकिन फाइनल आंसर निगेटिव में आएगा। मतलब डेल्टा जी का मान कैसे आएगा? डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? निगेटिव आएगी। निगेटिव आने का मतलब क्या है? कि स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर आपने ध्यान से समझो, अगर आपने अगर आपने आपने अगर आपने क्या है, डेल्टा जी निगेटिव रखा है, कैसे रखा है? निगेटिव वैल्यू। मतलब निगेटिव रखने का क्या मतलब है? एनर्जी रिलीज हो गई, समझ में आई बात? एनर्जी रिलीज हो गई, है ना? इसलिए तो निगेटिव लगा हुआ है। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या है? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब आप कुछ भी टेम्परेचर रखो ना बेटा, यहाँ कुछ भी रखो, यहाँ कोई अगर आपने निगेटिव वैल्यू रख दिए हैं, फिर टेम्परेचर को आप कितना मर्जी बढ़ा ले, ओवरऑल तो निगेटिव ही आएगा ना। ओवरऑल तो निगेटिव ही आएगा ना बेटा। इसलिए तो लिखा हुआ है यहाँ ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर आप देखोगे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होने वाली है। ओके ओके सर, चलो आगे समझो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव लेके चला मैथमेटिकली, ठीक है? अब मैथमेटिकली निगेटिव लेके चलो आप, ठीक है? प्रूफ वर्क करो, साथों साथ आप देखो कि कोई निगेटिव वैल्यू रख रख कर देखते जाओ, ठीक है? लेकिन डेल्टा एच निगेटिव का मतलब यही है कि सिस्टम से एनर्जी निकल चुकी है, ओके, मतलब रिलीज हो रही। ओके सर, यहाँ तुमने निगेटिव रख दिया, यहाँ पर तुमने निगेटिव रखा, यहाँ पे क्या रखा? इसकी वैल्यू क्या रखी? निगेटिव रखे, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और सामने में क्या है? निगेटिव। सामने में क्या है? ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल आंसर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, पर डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा कि अगर लोअर टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर की का कोई भी वैल्यू सोच लो, टेम्परेचर की कोई वैल्यू सोच लो, उस वैल्यू को कम रख कर देखो। अगर यहाँ पर आपने कम रखा तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा बेटा? इनका मल्टीप्लीकेशन जो है सर वो निगेटिव में ही आएगा। वो किस में आएगा? वो निगेटिव में आएगा। तो इस केसेस में जब टेम्परेचर की वैल्यू आपने कम रखा और डेल्टा एस को आपने कैसा रखा है? निगेटिव रखा है। निगेटिव निगेटिव क्या होगा? मल्टीप्लाई में निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सामने साइन किसका लगा हुआ है? क्या कर रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो रख के देखते हैं। मान लो आपने यहाँ -5 रख दिया, कितना रख दिया? यहाँ इस पे चलो, इसकी वैल्यू तुमने कितनी रखी है? -5, ओके। टेम्परेचर को तुमने मान लो कोई 2 पुट करके रखा है, ठीक है? डेल्टा एस की वैल्यू भी आपने क्या रख दी? निगेटिव में रख दिया मैंने, -7। कितना आएगा? -5, ठीक है? सर लो टेम्परेचर रखा है ना? हाँ, लो टेम्परेचर रखा है, ठीक है? लो टेम्परेचर रखने पर क्या होगा भाई साहब? ये हो जाएगा -14। मतलब ओवरऑल क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ओवरऑल निगेटिव आने का मतलब है कि डेल्टा जी कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। डेल्टा जी कैसे आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब प्रोसेस कैसी होगी बेटा? लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी। लो टेम्परेचर पे कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, हाँ सर, ओके, ठीक है। हाँ, निगेटिव का मतलब ये भी है कि भाई आप यहाँ लोअर टेम्परेचर रख रहे हो, तो चलो मैंने माइनस साइन लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ मैं? माइनस साइन। तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा ये? मतलब यहाँ एक सामने एक ऐसा नंबर रखो, मान लो यहाँ पे मैंने 15 लेके चला है। क्या लेके चला है?
15। लोअर टेम्परेचर पे वर्क कर रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ मैं। लोअर टेम्परेचर मतलब मैंने लोअर टेम्परेचर है तो मैथमेटिकली समझाने के लिए माइनस साइन सामने यूज कर लिया, तो कितना हो जाएगा -14, है ना। लेकिन माइनस मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, -14 नहीं +14। ओवरऑल आंसर कितना आएगा बेटा, -1। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, -1। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। अब देखो इसको थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ ऐसा, हाँ ऐसे ही, ऐसे ही होता है बेटा। देखो इसकी वैल्यू को तुमने निगेटिव रख लो, चलो निगेटिव कुछ भी रख लो, अभी मैं निगेटिव मैं इस वैल्यू को रख लेता हूँ, कितना रख देता हूँ मैं इसको, चलो 15, -15। ओके सर। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है मतलब मैं उसको पॉजिटिव साइन से लेके चलता हूँ 7। ओके, हाई टेम्परेचर पर है। डेल्टा एस तो निगेटिव लेके चलना है, मैंने निगेटिव में ले लिया इसको, कितना, -6। कितना लेके चल लिया, -6। ठीक है, कितना लेके चला, -6, है ना। लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। ये जो टेम्परेचर है हाई रखना है ना मुझे, टेम्परेचर कैसा रखना है मुझे, हाई रखना है। तो हाई रखूंगा तो क्या होगा, मान लो मैंने इसको रख दिया, टेम्परेचर हाई का मतलब है कि चलो मैंने इसको इसको मैं रख लेता हूँ बेटा 15, तो इसको रख लिया ना मैंने, तो इसको 16 रख लेता हूँ, इसको मैं क्या रख लेता हूँ 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो किस में जाएगा, माइनस में, इसमें जाएगा इसका मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो किस में जाएगा बेटा, माइनस में, क्योंकि आपने डेल्टा एस की वैल्यू तो हमेशा हमेशा क्या रख लेके चल रहे हो, माइनस में। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा रख दिया है, मतलब हाई टेम्परेचर पे रख दिया, किस पे रख दिया, हाई टेम्परेचर पे रख दिया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन किस में आएगा, निगेटिव में। इसमें किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी किसमें, हाई टेम्परेचर के केस में। किसके केस में होगी, हाई टेम्परेचर के केस में ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जब आपने टेम्परेचर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर रख दिया है। मतलब ओवरऑल आंसर किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आपने इन दोनों की वैल्यू को पॉजिटिव लेके चला है, इन दोनों की वैल्यू को क्या लेके चला है, पॉजिटिव लेकर चला है। बात समझ में, तो सर बात धीरे धीरे समझ में आ तो रही हैं, बात धीरे धीरे समझ में आ तो रही हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ कई लोग कन्फ्यूजन तो नहीं हो गए, कन्फ्यूजन तो नहीं हो गए। देखो सामने में यहाँ माइनस साइन था, हाँ, कुछ लोग तो कन्फ्यूजन में ही जी रहे होंगे अभी भी। देखो अरे बेटा देखो, इसकी वैल्यू का आपने कुछ भी निगेटिव लेके चला, चलो मैं डिजिट भी नहीं लेता, मैं डिजिट भी नहीं लेता, है ना। चलो इसकी वैल्यू को देखो, इसको समझ लो, मेरे को लग रहा है आधी जनता इसमें कंफ्यूज हो चुकी है ना। देखो इसको मैंने कुछ भी निगेटिव ले, ये तो निगेटिव लेके लिया, ये तो मैंने निगेटिव ले लिया, बिल्कुल सर निगेटिव ले लिए, है ना। इसको भी आप निगेटिव लेके चलते हैं, इसको भी आप क्या लेके चलते हैं, तो भी सर आप निगेटिव ही लेकर चलते हैं, ठीक है। किसको, डेल्टा एस को, तो चलो मैंने डेल्टा एस की वैल्यू भी कुछ निगेटिव पुट कर दिया। लेकिन देखो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हाई रखना है। टेम्परेचर कैसे रखना है, मान लो यहाँ पे कुछ भी ऐसी डिजिट, सोचो ना भाई, सोचो ना, कुछ भी ऐसी एक डिजिट रख दी है तुमने जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा, फिर वो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है बढ़ गई, फिर आप निगेटिव में से ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो जो साइन जो लगेगा वो बड़े नंबर्स का लगेगा, मतलब ये ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अभी समझ में आया क्या, बिल्कुल सर अब आ गया समझ में, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है सर। वैसे ही सेम देखो, दोनों को तुमने पॉजिटिव लेके रखा है, लो टेम्परेचर पर देखोगे तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। लोअर टेम्परेचर पर जब आपने डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू क्या लेके चले हैं, पॉजिटिव लेके चले हैं, तो लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे सर इसको पूरा रट लूंगी क्या, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ऐसे ही कोई रैंडमली वैल्यूज रख कर देख लेना, है ना। ऐसी कोई, जैसे मैंने इसको समझाया ना, इसको समझाया ना मैंने कि आप यहाँ पे कोई टेम्परेचर का ज़्यादा वाली वैल्यू लेके चल लो, कोई हाई वैल्यू लेके चल लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे एक, यहाँ तो यहाँ तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव ही होगा, लेकिन ये निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई डिजिट बहुत ज़्यादा आ गई, है ना, पॉजिटिव नंबर ज़्यादा आ गया, सामने निगेटिव नंबर है, तो ओवरऑल जब मैं कैलकुलेशन करूंगी तो बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन लगाऊंगे, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। तो रटना नहीं है, रटना नहीं है, जस्ट लाइक सेम। ओके, ये चीज है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं कि जो एडजॉर्प्शन ऑफ जो गैस है ना, वो इनका एग्जांपल बनता है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड जो है
वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन छोटी बातें हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% दिखाई देगा। और अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ मैथमेटिकली क्वांटिटी रखकर देखते जाना है। जो फाइनल आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग सोच लेना है कि भाई डेल्टा जी निगेटिव है मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब प्रोसेस नॉट स्पॉन्टेनियस होगी। ओके ओके सर, ठीक है। अब एक और रिलेशनशिप, कितने रिलेशनशिप आएंगे भाई, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड वर्ड तब लगाया जाता है बेटा, नॉट, नॉट जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, बुक्स में दिखाया जाता है कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा जी नॉट, क्या यूज करते हैं हम उसमें, डेल्टा जी नॉट। नॉट का स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर जो है वो 1 बार डिसाइड होगा, है ना, मतलब एक कंडीशन स्टैंडर्ड है। समझ में आई बात, तो ये हो गया चेंज। यहाँ पर भी लिखा हुआ है डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ आता है, जहाँ पर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन चल रही हो जो फॉरवर्ड भी चले और बैकवर्ड भी चले, तो फॉरवर्ड भी चले और बैकवर्ड भी चले। तो मैं एक रिएक्शन जो है वो एज्यूम करता हूँ। वो रिएक्शन क्या है, देखते हैं वो रिएक्शन क्या है। N1A प्लस N2B, है ना। देखो इक्विलिब्रियम हर जगह नहीं आता, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन की जब रेट इक्वल हो जाती है, दोनों की स्पीड जब इक्वल हो जाए, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोडक्ट उतने ही जल्दी रिएक्टेंट में वापस आ जाए, ऐसी जगह पर होता है इक्विलिब्रियम। ओके, हाँ जी सर। M1C प्लस M2D। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, किस पर बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर बेटा जो गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, क्या, इक्विलिब्रियम पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन क्यू। आर टी एल एन क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू क्या है सर। पहली बात तो यह है कि सर क्यू क्या है, ठीक है। पहली बात तो इसको इक्विलिब्रियम पे मैं इसके थोड़े से बाद लिखूंगा, है ना। एक रिलेशनशिप है, ये क्या है बेटा, इसको बॉक्स में पैक कर लो, है ना। ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप होगा, ये होगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। पहली बात किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डिराइव किया गया है, और वो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम आता है। सर आर तो समझ में आता है, गैस कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोई रिएक्शन चल रही है जिसमें गैसेस प्रोडक्ट होंगे, गैसेस रिएक्टेंट होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या आया बेटा, आर आया है, मतलब गिब्स मतलब क्या, गैस कांस्टेंट आया है। टी मतलब क्या है, टी सर टेम्परेचर है। क्यू क्या है सर, व्हाट इज क्यू, क्यू है बेटा रिएक्शन कोशिएंट। ये है क्या, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट। सर ये रिएक्शन कोशिएंट क्या बला है, सर ये रिएक्शन कोशिएंट क्या है ना, रिएक्शन कोशिएंट क्या है, रिएक्शन कोशिएंट कुछ नहीं है। जैसे मान लो इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशिएंट हमें निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, रिएक्शन कोशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड है, ये वाला साइड कौन सा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के की कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, हाँ जी सर, ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे हम निकालते हैं क्या, रिएक्शन कोशिएंट। ओके यस सर। सर जो सामने स्टाइक्योमेट्री लगी है उसका हम क्या करेंगे, स्टाइक्योमेट्री का हम बेटा वैसे तो सच कुछ नहीं करते, उसको पावर्स में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं हम उसको, पावर्स में डाल देते हैं। समझ में आई बात। इसमें भी एक बात याद रखना बेटा कि जो सॉलिड रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, या फिर जो लिक्विड रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, इसको हम इसकी तो हम 1 लेके चलते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, इसका एक्टिव मास बोलते हैं हम इसको। रिएक्शन कोशिएंट के बारे में हम लोग केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, वहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड, इसको एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको कंसंट्रेशन नहीं बोलते हैं वहाँ पर, हम इसको एक्टिव मास बोलते हैं। तो हम सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1 पुट करके चलते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, क्या क्या बता दिया मैंने, ये रिएक्शन कोशिएंट है। रिएक्शन कोशिएंट कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें भी मैंने तुमको बता दिया कि अगर
रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर तुम्हें कोई सॉलिड या लिक्विड में हो तो उसको हम 1 लेके चलेंगे, कि कंसंट्रेशन बोलो, उसका एक्टिव मास बोलो, हम क्या पुट करके चलेंगे 1, क्या पुट करेंगे हम 1। अब मैं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा डेल्टा जी जो है वो जीरो होता है, डेल्टा डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। और जो रिएक्शन कोशिएंट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, हम उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा माइन्यूट सा क्या, ये होता है रिलेशनशिप एक्चुअल में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ओके, ये होता है। हाँ हाँ सर से गलती हो गई, हाँ बेटा गलती हो गई। डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। ये इक्विलिब्रियम, ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो सर फिर रिलेशनशिप कैसे बनेगा सर, क्या ऐसा बन सकता है रिलेशनशिप, क्या ऐसा हो सकता है, भाई ये तो जीरो हो गया ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन क्यू, हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आर टी एल एन क्यू। हाँ लेकिन अब हम क्यू को रिप्लेस कर चुके हैं किससे, के इक्विलिब्रियम से, ठीक है। सर के इक्विलिब्रियम क्या होता होगा, सेम है, सेम चीज़ है, निकालने का प्रोसेस भी सेम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की हाँ यहाँ कंसंट्रेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिएंट बोलेगा ना तो फिर इनको कंसंट्रेशन ना बोलते हुए एक्टिव मास बोलना, बात सेम ही है, ठीक है। हाँ ओके सर। सर इस एल एन को, इस लॉग बेस ई को मैं लॉग बेस 10 में चेंज करना चाहूंगी तो कर लो ना बेटा, कोई दिक्कत है क्या, माइनस 2.303 का मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये हो जाएगा आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ओके सर। फिर यहाँ से हमारे पास तो प्यारे प्यारे रिलेशनशिप निकल कर आ गए हैं, लेकिन मैं इनको लगाना कहाँ है, पहली बात तो किसी केमिकल रिएक्शन में यूज़ करना है, जब कोई केमिकल रिएक्शन गिवन डेट रहेंगी, क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, लेकिन आज के लेक्चर में हम नहीं कर पाएंगे। कल जो मैं लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ डिस्कस करूंगा और गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो, अभी के लिए क्या समझना है कि सर इसका यूज कहाँ करना है, ये रिलेशनशिप बिटवीन किस में भैया, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जब गिवन डेट होगी, जब कोई केमिकल रिएक्शन गिवन डेट होगी, जब हमें केमिकल रिएक्शन गिवन डेट होगी तो हमें अपना दिमाग लगाना है कि वहां पर इक्विलिब्रियम दिखाई देगा, वहां पे क्या दिखाई देगा, इक्विलिब्रियम दिखाई देगा, जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे, जहां हमको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना होगा वहां पर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट, वेयर टी इज अ टेम्परेचर, के इक्विलिब्रियम निकालने का प्रोसेस सेम है, ठीक है। पर यहां पर भी एक बात याद रखना, इसके केस में भी सॉलिड और लिक्विड अगर आता है तो उसको 1 कंसिडर करके चल लेना या फिर छोड़ ही देना, या फिर छोड़ ही देना, ओके सर। इतनी चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल सर, इतनी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो एक बारी आप भी जो है इसको देख लीजिए कि कैसा क्या है, इस डेरिवेशन को घूर कर देख लीजिए बेटा, ठीक है, ओके सर। ठीक है, देख लो देख लो देख लो, अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो, बिल्कुल सर देख लेते हैं, बिल्कुल 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 देख लिए, बिल्कुल सर देख के हो गया, पूरा समझ लिए, है ना, हाँ पूरा समझ लिए, ठीक है, ओके सर, है ना। हाँ यहाँ पर लिख लेना भाई साहब, नहीं तो बोल तो रहा हूँ, है ना, ये जो सामने जो लिखे होते हैं ना इनको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं ना, ये पावर्स में चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, ये पावर्स में चले जाते हैं, हाँ सेम बेटा सेम सेम, कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा आपने क्यू निकाला है सेम आपके इक्विलिब्रियम भी वैसे ही के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी निकाली जाती है, तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ही रहेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, है ना, यहाँ पर इसको एक्टिव मास बोलते हैं इसके केस में, ओ माय गॉड, यहाँ क्या आएगा, क्यू कोसिएंट, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो हाँ इसका भी हम ऐसे ही करेंगे कि सर, बिल्कुल 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 ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, ये हो गया डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ओके, हाँ जी सर। हाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर में लगा देंगे, इसमें किस में लगा देंगे, पावर में लगा देंगे, ठीक है, हाँ जी सर पावर में लगा दिया हम,
ठीक है, हाँ ये n है, क्या है बेटा, ये n है ना, ये n है, ठीक है, ओके सर, बातें समझ में आ रही है, ठीक है ठीक। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के केस में हम क्या कर लेते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को बोलो या फिर उनके एक्टिव मास को बोलो, हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, हम 1 कंसिडर कर कर चल लेते हैं। एक बार फिर से देख लो बेटा, फिर से देख लो पूरी चीज़ें समझ, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी नीट पूछ चुका है और आगे भी पूछता रहेगा, है ना, आगे भी पूछता रहेगा। समझ में आई बातें? तो ये कोई बहुत भारी चीज़ है क्या? नहीं नहीं, ये कोई भारी चीज़ नहीं, लेकिन इस वाले रिलेशनशिप पर, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको के इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टेम्परेचर गिवन डेट रहेगा, आर की वैल्यू हमको पता ही होती है क्या है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा जी नहीं निकालना है, क्योंकि जहां केमिकल रिएक्शन है, जहां इक्विलिब्रियम है, वहां पर डेल्टा जी नहीं निकाला जाता, वहां डेल्टा जी नॉट निकाला जाता है। ओके सर, इतनी चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर चल रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर चल रहे हैं, क्लियर भी नहीं है सर, क्रिस्टल क्लियर है। ओके, हाँ जी, चलिए, इतनी चीजें मेरे बच्चों को आई होप समझ में। मैं एक थोड़ी सी बात बताता हूँ बेटा, कि वो थोड़ी सी बात क्या है, कि कोई केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कभी कभी आपको डेल्टा जी नॉट आर, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ना रिएक्शन के लिए, ये क्या होगा, ये होगा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जितने भी हों, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लेकर चले थे ना, रिएक्शन क्या थी बेटा, N1A प्लस N2B इज इक्वल टू नहीं सर, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में ही नॉट आता है ना, इसलिए तो हाँ, M1C प्लस M2B, ओके, ये कोई केमिकल रिएक्शन है ना, तो इस केमिकल रिएक्शन में कभी कभी आपको रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ जाएगा। तो कैसे निकालोगे, पूरी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट की माइनस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज रिएक्टेंट, है ना भाई, नोट्स बनाओगे तो ये वर्ड को लिख लेना, क्या बोल रहा हूँ, नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन, नहीं रिएक्टेंट, रिएक्शन नहीं रिएक्टेंट, थक चुका हूँ बेटा इसलिए शायद गलतियां हो रही हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ओके, ये फार्मूला भी हमारे काम का है, ये फार्मूला भी हमारे बहुत ज़्यादा काम का है, जब हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना हो किसी रिएक्शंस के लिए, किसके लिए निकालना हो, किसी रिएक्शन के लिए निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज रिएक्टेंट। और इसमें भी बेटा आप ये करना कि अगर सॉलिड और लिक्विड स्टेट में अगर है, यहाँ पर कोई सॉलिड या यहाँ पर कोई सॉलिड, यहाँ पे कोई लिक्विड या यहाँ पर कोई लिक्विड हो, तो उसको छोड़ देना, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखना पड़ता है सामने, है ना, जैसे अगर मैं इस रिएक्शन में लिखूँ, मैंने पहले ही मान के चल लिया कि सभी गैसेस स्टेट, कौन से स्टेट में है, सभी गैसेस स्टेट, ओके सर, वेरी गुड सर, हाँ देखो, अब मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे, N1 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सामने लगाऊंगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ए प्लस, नो नो नो, ए नहीं नहीं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं, वाकई में आप थक चुके हैं सर, बिल्कुल बेटा थक तो चुके हैं, M1 है सर, M1 इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट M1 है, M2 स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड हो गया, बिल्कुल प्रोडक्ट का साइड हो चुका है, माइनस ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूरी रिएक्शन का, ठीक है सर, माइनस N1 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को सामने रखना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज रिएक्टेंट में ए का प्लस N2 स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इसका। तो ये इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सर वो क्वेश्चंस कहाँ हैं, प्लीज़ हमें वो क्वेश्चंस दिखाइए। तो बेटा वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ भी आपसे डिस्कस करूँगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, है ना, एक वन लाइनर लॉ है जो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लेके चलेंगे आपको गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है।
आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ होता है बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये एक था, ये एक बात थी। किसी केमिकल रिएक्शन में ये सब चीज़ें भी हमें निकालनी पड़ती। इसमें भी बेटा जो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में अगर आपको दिखाई दे तो उनको आप छोड़ देना, तो आप क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि ना इसमें जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हमारे नेचर में जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं उसी को हम इस फार्मूले में लेकर चलते हैं। समझ में आई बात? जैसे CO2 गैसेस फॉर्म में होती हैं, नेचर में भी गैसेस फॉर्म में, तो हम उसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे नेचर में किसी और फॉर्म में पाया जाता है, किसी और फॉर्म में पाया जाता है, मतलब नेचुरली फॉर्म में है तो हम उसको लेके चलेंगे, वो नेचुरली फॉर्म ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन किसी और फॉर्म में है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है सर। इस पर जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपसे करूँगा। तो लास्ट में हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं जो हम सदियों से आपसे कहना चाहते थे, और वो क्या है? थैंक यू। तो हम इस लेक्चर को देखने के लिए आपने जो इतना समय दिया, भाई इतना पेशेंस रखना, इतना समय देना, है ना, इतनी ईमानदारी बरतना हमारे साथ, तो थैंक्स तो बनता है, थैंक्स कहना तो बनता है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर दोस्ती में थैंक्स नहीं चलता, लेकिन नहीं बेटा, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।